देख, तेरे बाप से तो अब 1 रुपया नहीं निकलने वाला। चल, तू चल मेरे साथ, तुझसे धंधा करवाऊंगा, तेरे जिस्म से पैसा वसूल करूंगा। जुबान काट दूंगी तुम्हारी अगर दोबारा मेरे लिए ऐसे शब्द बोले तो। मैं बेटी हूँ भोलाराम की, बिकने के लिए पैदा नहीं हुई। तारानगर एक छोटा सा गांव था जहां भोलाराम अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करके किसी तरह गुजारा करता था, मगर मुसीबतें जैसे उसकी जिंदगी से कभी दूर ही नहीं होती थीं। एक दिन थक हार कर उसने सुष्मिता से कहा, सुष्मिता, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। साहूकार रामलाल रोज दरवाजे पर खड़ा रहता है, जैसे मेरा दम निकलने का इंतजार कर रहा हो। रामलाल फिर आया था आज। मैंने तो सोचा था इस बार की फसल से थोड़ा राहत मिलेगी, पर बारिश ने सब चौपट कर दिया। हमेशा सोचते हैं अगली बार सब ठीक होगा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। साहूकार का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। उस पर बेटा नारायण, उसकी बिगड़ी आदतें मेरी जान खा रही हैं। नारायण को कितनी बार समझाया, पढ़ने भेजा था शहर, लेकिन उसने तो वहां के बिगड़े लड़कों की संगत पकड़ ली। ना पढ़ाई ना काम, बस तंग करता है हमें। मुझे तो लगता है हमसे ही कोई चूक हो गई। जब जरूरत थी तब हम खेत में लगे रहे और नारायण को खुली छूट दे दी। अब पछताने से क्या फायदा? वो तो अब कर्ज लेकर भी पैसे उड़ाने की बात करता है। राधा की शादी की चिंता भी तो है। उम्र हो गई उसकी। लोग पूछने लगे हैं। 2 जगह रिश्ता आया, लेकिन दहेज की मांग सुनकर तो दिल बैठ गया। हमारे पास है ही क्या? हाँ, यही तो डर है, कहीं समाज की बातों में आकर राधा खुद को बोझ न समझने लगे। उसका दिल कितना साफ है, बस किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। आप हिम्मत मत हारो भोलाराम। जब तक हम दोनों एक दूसरे का साथ हैं, कुछ न कुछ रास्ता निकल ही आएगा। तुम याद करो, जब तुम्हारे पिताजी की जमीन हड़प ली गई थी, तब भी हम दोनों ने मजदूरी करके बच्चों को पाला था। तब ताकत थी, जोश था। अब तो ये घुटनों का दर्द भी साथ छोड़ता नहीं। हाथ कांपने लगे हैं। खेत जोतते वक्त लगता है जैसे हर हल के साथ जान छूट रही हो। ताकत अब भी है, फर्क बस इतना है कि तब हम अकेले थे, अब बच्चों की जिम्मेदारी साथ है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता भोलाराम। तेरी ये बातें ही हैं जो मुझे रोज मरने से रोकती हैं सुष्मिता, वरना इस जिंदगी से तो कब का मन भर चुका होता। अगले दिन सुबह का समय, गांव की हवा में हल्की ठंडक थी। भोलाराम अपने खेत के औजार ठीक कर रहा था, तभी बाहर से कड़क आवाज आती है। अबे भोलाराम, बाहर निकल, हर बार तेरी ये नौटंकी नहीं चलेगी। आज तो पैसे लेकर ही जाऊंगा, बहुत हो गई मुरव्वत। रामलाल जी, बस 1 हफ्ता और दे दो। थोड़ी मजदूरी का काम हाथ में आया है, शायद कुछ रकम जुटा लूं। मैं आपको लौटाऊंगा, कसम से कह रहा हूं। कसम? अब तू कसम भी खाने लगा है? जब कर्ज लिया था तब भी बड़ी बड़ी बातें करता था। अब तो हालत यह है कि 2 वक्त की रोटी को भी मोहताज हो गया है तू। उसी समय गांव का एक आदमी नाम हरिया। हा हा हा, ये भोलाराम अब क्या चुकाएगा कर्ज? इसके घर में तो चूल्हा भी 2 दिन से ठंडा पड़ा है। खुद को किसान कहता है और हालत देखो, भीख मांगने लायक भी नहीं रहा। हरिया, गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। वक्त किसी का भी बदल सकता है। आज मेरे घर में चूल्हा ठंडा है, कल तुम्हारे घर भी हो सकता है। बहुत बोलने लगा है अब तू। सुन ले भोलाराम, अगर 7 दिन के अंदर मेरा पूरा पैसा नहीं लौटा तो तेरा जो बचा खुचा खेत है ना, वो भी अब मेरा हो जाएगा। और ये आखिरी बार कह रहा हूं, फिर मत कहना कि चेताया नहीं था। घर में सन्नाटा छा जाता है।
गांव के कुछ लोग तमाशा देखने खड़े होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। रामलाल जी, हमें वक्त दीजिए। जो इंसान खेत में दिन रात पसीना बहाता है वो आपका पैसा नहीं डुबोएगा, पर वक्त की मार है, थोड़ा सब्र करिए। औरतों की बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। 7 दिन बाद आऊंगा, या तो पैसा मिलेगा या खेत की रजिस्ट्री। तूने कुछ भी नहीं कहा भोला राम, मगर मैं जानती हूं तेरे भीतर कितना उबाल है। ये गांव वाले तेरा संघर्ष नहीं समझते, बस तमाशा देखना जानते हैं। मैंने अब तक सब सहा है सुष्मिता, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कुछ करना पड़ेगा। ये खेत मेरा गर्व है, मेरी आखिरी उम्मीद। इसे मैं किसी कीमत पर गंवाने नहीं दूंगा। कुछ ही पल में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिछड़ गया है। आंगन में उदासी फैली हुई थी। भोला राम और सुष्मिता खामोश थे। राधा चूल्हे में लकड़ी डाल रही है। तभी नारायण की चप्पल की आवाज आती है। वह घर में दाखिल होता है। मां, खाना है क्या? दिन भर घूमते घूमते भूख लग गई। सुष्मिता चुप रहती है। भोला राम उसकी ओर देखता है, एक पल को चुप, फिर अचानक उठता है और सीधे नारायण के पास आता है। बैठ नारायण, आज तुझसे बात करनी है। अब क्या हुआ? फिर वही खेती कर्ज की पुरानी कहानी? नहीं बेटा, अब कोई कहानी नहीं, अब सच्चाई है। रामलाल ने साफ कह दिया है, 7 दिन के अंदर कर्ज न चुकाया तो खेत भी चला जाएगा। जो बचा है वो भी मिट्टी हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे फैसलों का बोझ मैं क्यों उठाऊं? ना मैंने खेत लिया ना कर्ज, मुझे सबसे मतलब नहीं। नारायण, ये घर तेरा है, ये खेत तेरा है। जब खाने को नहीं था तब भी तुझ पर सबसे ज्यादा खर्च किया हमने। तू ही तो हमारी उम्मीद था। उम्मीद? इस नर्क जैसे घर में क्या उम्मीद? न ढंग के कपड़े, न पैसा, न इज्जत, बस गरीबी और ताने। मैं जा रहा हूं इस नर्क भरी जिंदगी को छोड़कर, जहां कम से कम सांस तो ले सकूं। नहीं बेटा, मत जा। तेरे साथ से शायद कुछ बदल सके। मजदूरी कर, खेत में हाथ बटा। तेरी एक कोशिश से हम डूबने से बच सकते हैं। माफ करना बापू, मैं इस बोझ को नहीं उठाना चाहता। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, आपकी तरह मरना नहीं। नारायण घर छोड़कर चला जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। भोला राम वहीं बैठ जाता है, नजरें जमीन में गड़ाए हुए। शायद मैं ही गलत था, बेटे से उम्मीद कर ली, अब तो कुछ भी बचा नहीं। बाबा, बेटा चला गया तो क्या? आपकी बेटी अब भी यही है। मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर खेत बचाएंगे, घर भी। राधा, तू लड़की है, तेरी शादी की उम्र है। ये बोझ तुझ पर नहीं होना चाहिए। बोझ नहीं है ये मेरा फर्ज है। माँ कहती हैं कि परिवार टूटने ना पाए, यही असली पूजा है। आप बस साथ देना बाबा, बाकी मैं देख लूंगी। बेटी ही असली दौलत होती है और राधा ने आज ये साबित कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। राधा और भोला राम दोनों सिर पर हल लेकर खेत की ओर जा रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो उसे रोक दिया गया। अरे ठहरो, ये जमीन अब तुम्हारी नहीं रही, काम मत शुरू करो। क्या बकवास कर रहा है तू? ये मेरी जमीन है, मेरी मेहनत की मिट्टी है। बकवास नहीं, सच्चाई कह रहा हूं। ये जमीन मैंने खरीदी है तुम्हारे बेटे नारायण से। क्या हमारे भैया ने? कैसे? तू पागल हो गया है क्या? नारायण को कौन सा हक है जमीन बेचने का? ये खेत मेरे नाम है, मेरे पुरखों की निशानी है। ये देखो, जमीन की रजिस्ट्री, तहसीलदार की मुहर है और नारायण के दस्तखत भी। मुझे नहीं पता आपने क्या बात की थी घर में, लेकिन कानूनी तौर पर अब ये खेत मेरा है। उसने मेरे बिना पूछे मेरी जमीन बेच दी। ये तो मेरी सांस थी, मेरी जिंदगी थी। शिवनाथ भैया, आप जानते थे ना कि हम मुश्किल में हैं, फिर भी आपने ये सौदा किया? मैंने पैसे दिए, कागज साफ है। अगर नारायण ने धोखा दिया तो गलती मेरी नहीं, मैं कानून के हिसाब से सही हूं। कानून? क्या कानून में दिल नहीं होता?
इंसानियत नहीं होती। बेटा मेरा खून पी गया और तुम कागज दिखाकर मेरी हड्डियों की कमाई पर दावा कर रहे हो। भोलाराम, मुझे दुख है, लेकिन अब कुछ भी बदलना मेरे बस में नहीं। भोलाराम वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखें सूनी हो जाती हैं, जैसे अंदर से सब कुछ टूट चुका हो। बाबा, हम हार नहीं मानेंगे। वो जमीन ले गया, लेकिन मेहनत अभी बाकी है। हम फिर से शुरुआत करेंगे। तू ही है अब मेरी जमीन, मेरी जड़ें, मेरी आखिरी उम्मीद, बेटी। भोलाराम और राधा खेत से खाली हाथ लौटते हैं। थके हुए कदम, गीली आंखें और भीतर तक टूटी हुई आत्मा लिए वे अपने घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर जैसे ही कदम रखते हैं, भीतर से किसी के कराहने की धीमी आवाज आती है। सुष्मिता, ए सुष्मिता, क्या हुआ तुझे रे? देख देख, मैं आया हूं, बात कर मुझसे। भोलाराम, तू आ गया, अच्छा है। राधा को खाना खिला देना। मैंने कुछ नहीं बनाया, आज हाथ नहीं उठे। माँ, चुप कर, तू कुछ मत बोल। हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। किससे इलाज करवाऊं बेटी? जेब में एक पैसा नहीं, जमीन बिक गई। बेटा हमें बेच गया। अब बस ये 4 दीवारें हैं और हमारी सांसें। मैं भीख मांगूंगी बाबा, मजदूरी करूंगी, पर माँ को कुछ नहीं होगा। तू बस अब टूट मत बाबा। अब तुझ में जो बचा है वही हमें बचाएगा। राधा जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचती है और बुलाकर लाती है। डॉक्टर घर पर आता है, चेकअप करता है और कुछ दवाई देकर चला जाता है। पैसे नहीं देना पड़े, क्योंकि वह सरकारी डॉक्टर था जो हफ्ता में एक बार इस गांव में आता था। अरे, तू ऐसे क्यों देख रहा है भोलाराम? अभी गई नहीं हूं। तेरा हाथ बहुत गर्म है। हे भगवान, ये क्या परीक्षा है? जमीन गई, बेटा गया, अब तू भी मुझसे अब और कुछ मत छीन, मत छीन। अगले दिन सवेरा होते ही भोलाराम खाट पर बैठा था। सुष्मिता की हालत कुछ भी खास नहीं। चूल्हे पर कुछ नहीं पक रहा और आंगन में सन्नाटा पसरा है। राधा चुपचाप बैठी सोच रही थी। आंखें भरी हैं, पर चेहरे पर संकल्प साफ है। अब और नहीं। बाबा की आंखों में हार और माँ की सांसों में दर्द नहीं देख सकती। मुझे ही कुछ करना होगा, चाहे जो भी कीमत हो। राधा रामू काका के खेत पर जाती है। खेत हरा भरा था, पर उसके चेहरे पर संकोच है। रामू काका, अगर आप कुछ सब्जियां उधार दे सकें तो मैं मंडी जाकर बेच दूं। माँ की तबीयत बहुत खराब है। बाबा अब पहले जैसे नहीं रहे। बिटिया, तू खेत में काम, फिर बाजार, लेकिन चल ले जा। मैं आज कुछ नहीं पूछूंगा। तू मेहनती है, तुझसे कुछ छुपाना पाप होगा। रामू काका कुछ टोकरी में भिंडी, टमाटर, बैंगन रख देता है और राधा को सौंप देता है। राधा झुककर नम आंखों से धन्यवाद करती है। गांव की छोटी सी सब्जी मंडी। राधा एक कोने में बैठी थी। पैर थके हुए हैं, लेकिन आंखें मजबूत। सामने टोकरी रखी थी, लेकिन लोग आते जाते उसे घूरते हैं। देखना, भोलाराम की बेटी अब सब्जी बेच रही है। लगता है घर का हाल बहुत ही बुरा हो गया है। लड़की जात को मंडी भेजा है, कितनी शर्म की बात है। भोलाराम ने बेटी को ही बोझ बना दिया क्या? तभी एक बुजुर्ग आदमी पास आता है। वो टोकरी से टमाटर को देखता है। कितने का दिया बेटी? जैसा आपको ठीक लगे बाबा। बस घर में माँ बीमार है, इसलिए। तेरे जैसे बेटियां ही असली बेटा होती हैं। मेहनत कर रही है, शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए सबको। धीरे धीरे 2-3 और लोग आते हैं। राधा की सब्जियां बिकने लगती हैं। कुछ लोग सहानुभूति से, कुछ इज्जत से देखते हैं। अब बाबा, माँ के दवा के पैसे मिल गए, थोड़ी सब्जियां बेच ली, अब घर चलती हूँ। शाम हो चुकी थी। राधा सब्जियां बेचकर कुछ पैसे लेकर थकी हारी घर लौटती है। उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून थी। कमाई का पहला दिन और माँ के इलाज की एक उम्मीद। जैसे ही वह घर के पास पहुंचती है, दरवाजे के पास आवाजें सुनाई देती हैं। चीखती, गंदी, घिनौनी आवाजें।
हर बार की तरह बहाने। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा। बूढ़े, अब नाटक मत कर। बस एक हफ्ता और, मेरी बेटी कोशिश कर रही है, हम दे देंगे, खुदा की कसम। कसम? तेरी कसम की औकात क्या है? तेरे जैसे भिखारी को मैं सड़क पर लिटा दूं, कोई पूछेगा भी नहीं। बस कीजिए साहूकार, ये हमारे घर का सम्मान है, मंदिर नहीं जहां आप अपनी जुबान का जूता फेंकते जा रहे हैं। अरे वाह राधा, तू आ भी गई। देख, तेरे बाप से तो अब 1 रुपया नहीं निकलने वाला। चल, तू चल मेरे साथ, तुझसे धंधा करवाऊंगा, तेरे जिस्म से पैसा वसूल करूंगा। जुबान काट दूंगी तुम्हारी अगर दोबारा मेरे लिए ऐसे शब्द बोले तो। मैं बेटी हूँ भोलाराम की, बिकने के लिए पैदा नहीं हुई। जिस दिन तुम्हारा पैसा लौटा न सके उस दिन खुद जहर खा लेंगे, पर इज्जत पर दाग नहीं लगने देंगे। तू क्या करेगी राधा? खेत तेरे भाई ने बेच डाला, माँ बिस्तर पर है, बाप बूढ़ा, और तू अकेली लड़की, तेरे पास क्या बचा है? मेरे पास मेरा हौसला बचा है, मेरी मेहनत और मेरी माँ की सांसें। और हाँ, एक बात और, तू सोचता है लड़की अकेली है तो कमजोर है? भूल मत, औरत जब अपने परिवार के लिए खड़ी होती है तो मसीहा भी बनती है और महाकाली भी। राधा बेटी, मैं तुझसे माफी चाहता हूं। आज मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं। आप शर्मिंदा मत होइए बाबा, मैं हूं ना। जब तक राधा जिंदा है ये घर कभी बिकने नहीं दूंगी और खुद को कभी झुकने नहीं दूंगी। झूठ तो तेरा बाप भी बोलता होगा। मैं तेरे जैसे गरीबों की बातों में आऊं? अगर अगले हफ्ते पैसा नहीं मिला ना तो इस घर की ईंट ईंट बेच दूंगा और तुझे उठाकर गांव के बाहर फेंक दूंगा। बस बहुत हो गया अब। हर बार इस घर में घुसकर तू हमारा सम्मान चबाता है, लेकिन आज नहीं। ओ राधा, तू चिल्लाना मत। तुझसे ही तो उम्मीद थी कि थोड़ा पैसा आएगा, लेकिन तुझे मंडी में सब्जी बेचने से ज्यादा कुछ आता भी है क्या? मेरा पैसा चाहिए मुझे आज। आज नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते होगा। क्या गारंटी है? तेरे जैसे गरीब की जुबान की क्या कीमत? औरत होकर मुझसे मर्दों की तरह बात करती है। मेरी कसम है, अगला हफ्ता अगली सांझ तक तेरा एक एक पैसा लौटा दूंगी, और अगर नहीं लौटा पाई तो तेरे सामने खुद हाथ जोड़कर कहूंगी कि मेरा सब कुछ उठा ले, लेकिन इस घर की इज्जत पर उंगली मत उठाना। सुन ले राधा, ये आखिरी बार है। अगली बार बिना पैसा लिए आया ना तो तेरे उस बीमार माँ को सड़क पर घसीटूंगा और तेरे बाप को चप्पल के नीचे। अगर तूने मेरी माँ को छुआ तो मैं खुद अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुझे पूरे गांव में नंगा कर दूंगी। तेरा पैसा तुझे मिलेगा, राधा की कसम। साहूकार भड़ककर दरवाजा जोर से बंद करता है और चला जाता है। बेटी, तुझसे क्या कहूं, ये बोझ मेरा था। अब ये बोझ मेरा है बाबा, और मैं इसे उठाकर लड़ूंगी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, राधा भोलाराम। गहरी रात है। एक लालटेन की मध्यम रोशनी कमरे को बुझी उम्मीद की तरह हल्का रोशन कर रही है। सुष्मिता खाट पर लेटी है, कमजोर सी, और भोलाराम उसके सिरहाने बैठा है। सुष्मिता, नींद आ रही है? नहीं रे, नींद अब कहाँ। जब सिर पर चिंता हो तो आंख भी क्या सो पाएगी। कभी कभी सोचता हूं, कहां गलती हो गई हमसे। सब कुछ तो नारायण के लिए किया। स्कूल भेजा, कपड़े दिए, शौक पूरे किए, यहां तक कि खेत तक गिरवी रख दिया। हाँ, और उसने क्या किया? सब बेच डाला और चला गया हमें इस हालत में छोड़कर। हम सोचते रहे कि बेटा बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा, लेकिन वो तो जैसे हमारी कमर तोड़कर चला गया। और देखो राधा को, जिसको हमेशा आंगन में रखा, कड़ाही से दूर रखा, स्कूल तक ठीक से नहीं भेज पाए। आज वही हमारी इज्जत, हमारी रोटी, हमारी जान बचा रही है। उसके हाथों की लकीरें देखी थी एक दिन, फटी हुई, खुरदरी सी, और उन लकीरों में कहीं ना कहीं मेरी टूटी उम्मीदें बसी हैं। राधा के लिए हमने कुछ भी नहीं बचाया, न दहेज, न गहने, न सपना, सिर्फ बोझ दे दिया, हमारा, नारायण का, इस घर का। मैं माँ होकर उससे नजरें नहीं मिला पाती। भोलाराम, जब वो मेरा माथा सहलाती है, मुझे दवा देती है, मैं महसूस करती हूँ जैसे वो मेरी माँ हो गई है और मैं एक लाचार बच्चा।
अगर भगवान ने सच में सुना तो राधा को वो जिंदगी दे जो हम कभी नहीं दे सके। उसका हक है हंसी, सपना, शादी, इज्जत। और अगर भगवान नहीं भी सुने तो मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी कभी झुके नहीं, चाहे आसमान टूट पड़े। अगले दिन सुबह का समय। मंडी की चहल पहल शुरू हो चुकी है। हर दुकान से आवाजें आ रही हैं। टमाटर लो, जरेनिया, नई भिंडी आई है। लेकिन एक कोना है जो बाकी दुकानों से अलग है। वहां बैठी थी राधा, एक पुरानी चटाई पर कुछ सब्जियां सजा रखी हैं। तभी वहां से एक साफ सुथरे कपड़े पहने, शांत चेहरा लिए एक लड़का रुकता है। विजय। तुम यहाँ सब्जी बेचती हो? जी हाँ, क्यों? मेरा मतलब तुम पढ़ी लिखी लगती हो। मैं बस पूछ बैठा। बेटी हूँ भोलाराम की, गांव का गरीब किसान। माँ बीमार है, बापू बूढ़े हो गए हैं। भाई ने खेत बेच दिए और छोड़कर चला गया। अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना था। यही बचा था मेरे हिस्से में, सब्जी बेचना। विजय ध्यान से सुन रहा है। उसकी आंखों में कोई दया नहीं, सिर्फ गहरा दुख है, जैसे किसी सच्चाई ने उसे अंदर तक छू लिया हो। हमारे लिए इज्जत भी अब बोझ है, लेकिन कम से कम रोटी तो कमाई जा रही है। कुछ पल के लिए चुप्पी। विजय कुछ नहीं कहता। वो राधा से कुछ सब्जी लेकर वापस चला जाता है। इसी तरह राधा लगातार कुछ दिन तक सब्जी बेचती रहती है। एक रात सारा पैसे जोड़कर देखती ताकि साहूकार का कर्ज चुका जा सके। 500, 500, 200, 100। गिनती पूरी करती है, फिर शांत हो जाती है। 3000, बस 3000। लेकिन साहूकार को देने के लिए तो 10,000 चाहिए। कल तो वो आएगा, साहूकार। और माँ की हालत भी वैसी की वैसी है। हे भगवान, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा तुझसे, न गहने, न कपड़े, न सपना। बस माँ बाबा की इज्जत बचा ले, तेरे ही भरोसे हूं। मैं जानती हूं चमत्कार नहीं होते, पर अगर तू कहीं है तो कल मेरी इज्जत को बचा ले, इस घर की दीवारें बचा ले, बाबा की आंखों का पानी सूखने से बचा ले। सुबह का समय। हल्की सी रोशनी कमरे में फैल रही थी। राधा सब्जी का टोकरी तैयार कर रही थी। भोलाराम बाहर आंगन में खांसते हुए बैठा था। तभी गली में एक साइकिल वाला डाकिया आता है। भोलाराम के नाम चिट्ठी आई है, एक टाकिया है। भैया, इसमें क्या लिखा है? पता नहीं बहन, ऊपर लिखा है मृत शरीर की पुष्टि, कोई हादसा लगता है। डाकिया चला जाता है। इस युवक की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार स्थानीय प्रशासन द्वारा कर दिया गया। बाबा ये देखिए। ये तो नारायण, ये क्या है? दिनांक 4 जून को सड़क दुर्घटना में घायल युवक को अस्पताल लाया गया। उसकी पहचान भोलाराम के पुत्र नारायण के रूप में हुई। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शव की पहचान करने के लिए कोई परिजन नहीं आया, अतः पुलिस द्वारा अंतिम क्रिया संपन्न की गई। बेटा नारायण जो भी था, मेरा बेटा था। हमसे दूर हो गया था, पर अब हमेशा के लिए चला गया। एक माँ की कोख आज सचमुच खाली हो गई। वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक साहूकार घर पर आ खड़ा हो जाता है और जोर जोर से कहने लगते हैं, अबे भोलाराम, 7 दिन हो गए, पैसा कहाँ है? सालों भीख मांगने वालों, पैसा चाहिए था और अब मुंह छुपाए बैठे हो। बोल भोलाराम, कहाँ है मेरे 10,000? अबे बुढ़े, तेरे लिए मैं समाज सेवा नहीं करता। तेरे बेटे ने भागकर खेत बेच डाला, अब बेटी को धंधे पे भेज दूंगा, सब बराबर हो जाएगा। राधा के चेहरे से खून उतर जाता है। साहूकार राधा की तरफ बढ़ता है। चल राधा, तेरे जैसे चेहरे बहुत कम मिलते हैं। तुझसे मेरा कर्ज भी वसूल हो जाएगा और धंधा भी चलेगा। बस अब एक और शब्द मत बोलना, वरना ये गरीब लड़की वो कर जाएगी जो तू सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या करेगी? तेरे पास क्या है, हे अभिमान की रानी? मेरे पास आत्मसम्मान है।
मेरे पास मेरी माँ की सांसें हैं, मेरे पिता की झुकी हुई कमर है और तेरे जैसे जानवर को जवाब देने का साहस। तभी विजय आता है। जैसे राधा की दुआ भगवान ने सुन ली और फरिश्ते बनाकर भेज दिया। विजय बाबू, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ राधा को देखने। और तुम कौन होते हो इसके घर में घुसकर इस तरह से बोलने वाले? मेरे बाबूजी ने मेरे भाई नारायण के लिए इस साहूकार से कर्ज लिया था। भाई शहर चला गया, कर्ज सिर पर चढ़ता गया, बाबूजी के खेत बिक गए। अब ये हमारी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है। माँ बीमार है, पैसा नहीं है। मैं सब्जी बेचती थी, पर अब भी 7,000 बाकी हैं। विजय की आंखें भर आती हैं, लेकिन चेहरा सख्त बना रहता है। वो साहूकार की तरफ मुड़ता है। तू जानता है मैं कौन हूँ, और तू ये भी जानता है कि मैं तेरे जैसे सूदखोरों को क्या बना सकता हूँ। तूने इनसे जैसे बात की है उसके लिए तू पर केस कर सकता हूँ, समझा? ना नहीं बाबू, गलती हो गई। मैं बस पैसा वसूलना चाहता था, माफ कर दीजिए। कितने पैसे लेने हैं? जी 10,000 बाबूजी। ये ले, और दोबारा इस घर की तरफ देखा भी तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। साहूकार झुककर पैसे समेटता है और चुपचाप निकल जाता है। राधा, तुमने जितना सहा है शायद ही कोई सह सके, पर आज तुमने जो किया वो तुम्हारी ताकत है, और मैं अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। भोलाराम की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, राहत की थी। जैसे कोई बेटा मिल गया हो जो उनके सहारा बनकर खड़ा था। काका, मैं जानता हूं अभी बहुत कुछ कहना शायद ठीक ना हो, लेकिन जब से मैंने राधा को देखा है उसकी आंखों में वो मजबूरी नहीं, वो हिम्मत देखी है। उसके शब्दों में इज्जत की लड़ाई सुनी है। मैं समझ गया कि मुझे राधा जैसी लड़की चाहिए, सिर्फ जीवन साथी नहीं, जीवन के हर संघर्ष में साथ निभाने वाली। वो भोलाराम के सामने हाथ जोड़ देता है। अगर आप अनुमति दें तो क्या आप राधा की शादी मुझसे करवाएंगे? कमरे में अचानक एक गहरी चुप्पी फैल जाती है। भोलाराम का चेहरा सन्न, फिर उसकी आंखें भर आती हैं। बेटा, हम तो तिनके थे, तू जैसे तूफान से बचा ले गया। अगर मेरी बेटी को तूने सम्मान दिया तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मैं राधा का हाथ तुझे सौंपता हूं, पूरे विश्वास के साथ। अब ये घर कभी खाली नहीं रहेगा, और ये आंसू अब सिर्फ खुशी के होंगे। भगवान से कुछ नहीं मांगा था, बस इज्जत बचा रहे, और आज मेरी बेटी ने बता दिया, इज्जत किसी पैसे या रिश्ते से नहीं, अपने हौसले से और सच्चाई से बचाई जाती है। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब एक बेटी झुकने के बजाय खड़ी होती है, और वक्त भी उसके साथ खड़ा हो जाता है।